हेलो एवरीवन, माय नेम इज विवेक शर्मा। आज हम बात करेंगे चार मेजर आर्टिकल की, जिसमें पहले रुपी डिक्लाइन के बारे में हम बात करेंगे। सेकेंड आर्टिकल में साइक्लोन की नेमिंग के बारे में डिस्कस किया जाएगा। थर्ड में हम मैक्लॉय की लेगेसी के बारे में बात करेंगे एंड लास्ट आर्टिकल में हम रिसर्च पाइपलाइन के बारे में बात करेंगे। आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझ लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल, देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो इंडियन रुपी है ये मेजर हर करेंसी के अगेंस्ट आपका वीक हुआ है। चाहे यूएस डॉलर की बात करें जहां पर हिस्टोरिकली अपने लो पे पहुंचे हम, यूरो, पाउंड, यान, युआन, इन सब के अगेंस्ट ये डिक्लाइन आपको देखने को मिला है। एंड इस बार जो डिक्लाइन है वो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में है। एंड कहीं ना कहीं इसमें यह कहा जा रहा है कि हमारी जो वैल्यू है करेंसी की वो अंडर वैल्यूड है। यानी अब यहां पे अगर हम बात करें तो दो कॉन्सेप्ट आते हैं, नीर का और एक रीर का। ठीक है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जहां पर आप एवरेज वेटेड एवरेज लेते हैं रुपए की अपने 40 सबसे बड़ी जो ट्रेडिंग पार्टनर है उनके साथ। इसका जो वेटेज रखा जाता है उनके ट्रेडिंग शेयर के अकॉर्डिंगली रखा जाता है। एंड इसमें इन्फ्लेशन का कोई रोल नहीं है और हमने 2015 में इसे 100 के आसपास फिक्स किया था, यानी इंडेक्स बेस ईयर था आपका 2015 100 रुपए। अब रीर की अगर बात की जाए तो इसमें इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट की जाती है। एंड इसमें अगर आप ये कह सकते हो कि इंडिया की जो करेंसी कितना गेन कर रही है, लूज कर रही है परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंगली, उस चीज को डिपिक्ट किया जाता है। अब जैसे रीर है, ये ओवर वैल्यू हो जाएगा अगर आपका यहां पे ग्रेटर देन 100 ये सेल कर रहा है। तो अगर अंडर 100 है तो ये आपका क्या रहेगा, अंडर वैल्यूड। तो अभी हमारे सामने ये अंडर वैल्यू की ही एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब आईएमएफ ने अभी रिसेंटली इंडियन इकोनॉमी को इवेलुएट किया था। पहले हम फ्लोटिंग में आते थे, फिर स्टेबलाइज में कन्वर्ट हुए, अब हम क्रॉ लाइक कैटेगरी में अभी फॉल कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंटली हमारा जो रिजर्व बैंक है यहां पर इंडियन रुपी की डेप्रिसिएशन को रोकने के लिए कहीं ना कहीं इंटरवीन करता है। तो कहा जाता है कि भाई देखो, नीर जो था वो 93 से आपका कम होता होता 84.58 पे पहुंचा, बट ये नॉमिनल डेप्रिसिएशन थी। बट अगर रीर की बात की जाए, ये 105 के आसपास था, 105.7, जो कि ओवर वैल्यू था। एंड यहां से इसका गिरना स्टार्ट हुआ। एंड कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि भाई रुपी का वीक होना, मतलब यहां पे डॉलर के अगेंस्ट होता तो बात ठीक थी, बट आपका कई केसेस में ऐसा देखने को मिला है कि जहां पे 2018 और 20 में जहां पर आपका रीर जो है वो अबव 100 रहा, तो हमारे को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। बट अभी कहीं ना कहीं डॉलर की स्ट्रेंथनिंग की वजह से नहीं, ओवरऑल आपका रुपी जो है वो वीक होता जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि भाई देखो, कोविड के बाद ये सिनेरियो जब हमें देखने को मिला था कि भाई रीर हमारा फिर भी ओवर 100 था, तो उसमें क्या था कि भाई हमारा जो इन्फ्लेशन है वो बाकी कंट्रीज से ज्यादा इजीली हमने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था। तो इस वजह से हमारी डोमेस्टिक इन्फ्लेशन जो कम थी एज कंपेयर टू ट्रेडिंग पार्टनर्स के, तो हमें इसका बेनिफिट मिला था। बट अभी सिचुएशन थोड़ी खराब है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर रुपए की वैल्यू नीचे गिरती है तो ऑल्दो आपका एक्सपोर्ट बूस्ट हो सकता है क्योंकि गुड्स चीप हो जाएंगे, बट आपके इंपोर्ट्स खासकर क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ये सब आपके महंगे हो जाएंगे। अब यहां पे कहा जाता है कि भाई अब आपके आरबीआई के सामने क्या होता है कि भाई रुपये को बहुत ज्यादा गिरने भी नहीं देना है। अगर गिरेगा तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर असर पड़ेगा। मोर ओवर आपका ऑल्दो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज होगा, बट इंपोर्ट के लेके प्रॉब्लम आएगी। तो आपका ज्यादा डेप्रिशिएट हुआ तो इससे कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा, बट डोमेस्टिक प्राइस इन्फ्लेशन वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो कहा जाता है कि भाई देखो, एक ये भी बात है कि भाई करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज होगा, कैपिटल आउटफ्लो इंक्रीज होगा, एंड इससे कहीं ना कहीं हमारे को डेट लेने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। वो भी एक प्रॉब्लम यहां पे देखने को मिल सकती है। तो कहते हैं कि भाई अभी आप इन्फ्लेशन मैनेजमेंट के ऊपर फोकस रखो, जहां पर आप प्रिवेंट करो कि रियल डेप्रिसिएशन ना हो रुपए की। कॉम्पिटेटिवनेस को इंक्रीज करने के लिए आप लॉजिस्टिक के अंदर इंप्रूव कीजिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कीजिए कंट्रीज के साथ। करंट अकाउंट डेफिसिट को आप क्लोजली मॉनिटर करो, रुपये को वीक होने से थोड़ा रोको, इंपोर्ट को रोकने की जरूरत है आपको। आप फॉरेक्स इंटरवेंशन को स्ट्रैटेजिकली बैलेंस करो, बहुत ज्यादा भी इंटरवीन मत करो, एंड अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के ऊपर ज्यादा फोकस रखो। अब बात करते हैं साइक्लोन की। अभी रिसेंटली आपके तमिलनाडु में एक साइक्लोन आता है जिसका नाम है दितवा। दितवा का नाम यमन ने रखा था। एंड ये
यहाँ के एक लगून आइलैंड के आर्किपेलागो के ऊपर नाम रखा गया है। अब नाम कैसे रखे जाते हैं? कहते हैं कि यहाँ पर 2000 के अंदर एक रीजनल आपकी ऑफिस बनाया जाता है, रीजनल स्पेशल मेट्रोलॉजिकल सेंटर, जो कि लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। एंड ये एक्चुअल में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, इसके अंडर फंक्शन करता है। तो ये बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में आने वाले जितने भी आपके नेशंस हैं उनके साथ मिलके इन साइक्लोन के नाम को डिसाइड करता है। जैसे बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ये सभी कंट्रीज अपने 8-8 नाम देते हैं और ऑन रेगुलर बेसिस ये नामों को यहाँ पे रखा जाता है। अब यहाँ पे मकसद क्या है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट की जा सके, रिस्क की कम्युनिकेशन रहे एंड वार्निंग में थोड़ी क्लैरिटी रहे ताकि कंफ्यूजन को हम अवॉइड कर सके। अब यहाँ पे जो नाम होते हैं वो न्यूट्रल होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए, किसी भी देश को ऑफेंसिव फील नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पे खासकर ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए ही ये नाम रखे गए हैं। अब अगर इनकेस कोई भी आपका साइक्लोन बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है तो उस नाम को बाद में फिर कभी दोबारा यूज नहीं किया जाता है। बट मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर की जा सके एंड इजिली रिकॉल कर सके कोस्टल कम्युनिटी में कि भाई हाँ ये साइक्लोन आया था और इसका ये इम्पैक्ट था, एंड हम एम्बिग्यूटी को रिड्यूस कर सके अलर्ट के मामले में। अब कहते हैं कि भाई देखो वैसे इससे बेनिफिट ये हुआ है कि एशियान और साउथ ईस्ट एशिया में आपस में कॉपरेशन काफी इंप्रूव हुआ है। जो डाटा शेयरिंग है वो काफी फैसिलिटेट की गई है। अब क्योंकि आज की डेट में हमारे सामने प्रॉब्लम ये है कि क्लाइमेट चेंज के कारण ओशंस बहुत ज्यादा तेजी से गर्म हो रहे हैं, तो इस वजह से साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जा रही है। एंड नाम देने से सिर्फ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, आपको कोस्टल प्लानिंग के ऊपर और इवैक्यूएशन प्लान के ऊपर भी फोकस करना होगा, साथ साथ पब्लिक अवेयरनेस के ऊपर भी। आप लोकल कम्युनिटी की प्रिपेयर्डनेस के ऊपर फोकस करो, रीजनल कोऑपरेशन जहां पे आप लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ अपने एफर्ट्स को ज्वाइन कीजिए, क्लाइमेट अडेप्टेशन के ऊपर आप फोकस कीजिए जहां पर मैंग्रोव्स को वापस से लाइक रिस्टोर करना, चाहे आप लाइक कोस्टल जोन्स को बेटर डेवलपमेंट के ऊपर आप फोकस करो, आप टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन यानी अर्ली वार्निंग सिस्टम के ऊपर फोकस कीजिए एंड पब्लिक के अंदर इस मैटर्स में अवेयरनेस जनरेट कीजिए। अब बात करते हैं लॉर्ड मैक्लॉय की। अब हम इनके बारे में क्यों बात करें? अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई कॉलोनियल माइंडसेट या इंग्लिश लैंग्वेज कहीं ना कहीं ये जो मैक्लॉय के इन्फ्लुएंस है इसको दर्शाता है। एंड अब इसमें क्या मेजर फीचर है? पहला फीचर आता है कि स्ट्रॉन्ग हायरार्की देखने को मिलती है, टॉप डाउन स्ट्रक्चर, लार्ज डिस्टेंस देखने को मिलता है रूलर्स और जो रूल हुए हैं उनके बीच में, कहीं ना कहीं डिस्क्रिशनरी पावर रहती है, लिटिल अकाउंटेबिलिटी रहती है एंड हाई स्टेटस, इम्यूनिटी एंड प्रिविलेज रहती है सिविल सर्विसेज के पास। कहते हैं ये कॉलोनियल माइंडसेट के अंदर आता है। अब थॉमस मैक्लॉय की अगर बात की जाए तो ये लॉ मेंबर थे गवर्नर जनरल काउंसिल के अंदर एंड 1835 में इनका फेमस मिनट रहा था एजुकेशन के ऊपर। अब इस बेसिस पे आप ये मान के चले इंग्लिश को एज अ हायर एजुकेशन का मीडियम चूज किया गया एंड यहां पे बात की गई कि हम एक ऐसे क्लास ऑफ पर्सन को डेवलप करेंगे जो ब्लड एंड कलर में तो इंडियन होंगे बट टेस्ट, ओपिनियन एंड मोरल और इंटेलेक्ट में वेस्टर्न होंगे, यानी एक एलीट क्लास। अब आर्टिकल 311 की बात की जाए तो पब्लिक सर्वेंट को ये प्रोटेक्ट करता है, जैसे ये इंश्योर करता है वो इंडिपेंडेंट एंड पॉलिटिकल न्यूट्रल रहे एंड उनके खिलाफ रॉन्गफुल या पॉलिटिकली मोटिवेटेड रिमूवल का प्रोसेस कोई ना हो। बट यहां पे डिसऑनेस्ट ऑफिशियल्स को भी तो ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने का काम करता है, बिकॉज आप ना तो उन्हें डिसमिस कर सकते हो, ना रिमूव एंड ना ही उनके रैंक को रिड्यूस कर सकते हो। तो ये प्रॉब्लम है इसके साथ। तो कहते हैं वेरियस ओकेजन पे शैलो रिफॉर्म किए गए थे, चाहे आरटीआई की बात की जाए, कर्म योगी की बात की जाए, ई गवर्नेंस को प्रमोट करने की बात की जाए। अकाउंटेबिलिटी में आज भी बहुत सारा गैप है, कहीं ना कहीं आपको न्यूट्रलिटी नहीं देखने को मिलती है एंड आज भी कॉलोनियल माइंडसेट है, माई बाप मेंटालिटी आपको देखने को मिलती है। तो कहते हैं कि भाई इससे प्रॉब्लम क्या है? अब जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट आपकी रूल बनाती है बट डिटेल जो रूल्स हैं वो उनको इंटरप्रेट कैसे करना है ये आपके कहीं ना कहीं आईएएस ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है, उसे इंप्लीमेंट कैसे करना है ये भी उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं उनकी आर्बिट्रेरीनेस, डिले एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के कारण कई बार आपको बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो कहते हैं कि भी इससे इम्पैक्ट ये पड़ता है कि भी सिटीजन्स को सर्विसेज ठीक नहीं मिल पाती हैं, सर्विस डिलीवरी आपकी स्लो और वीक रह जाती है, आपकी जो पब्लिक सर्वेंट जो है और पब्लिक के बीच में एक ट्रस्ट अंडरमाइन होता है
एंड लास्ट में ये कहा जाता है कि भाई गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट है पीपल का वो भी इरोड होता है। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। अब बात करते हैं आज के आखिरी आर्टिकल की, रिसर्च पाइपलाइन की। देखिए, इंडिया के अंदर जो हम अपना जीडीपी का एक्सपेंडिचर करते हैं, इसका 0.65% खर्च करते हैं रिसर्च के ऊपर, जो कि बाकी सभी देशों से बहुत कम है। देखो, जो देश आज की डेट में डेवलप हो पाए उनकी रिसर्च स्पेंडिंग काफी अच्छी खासी रही है, 2 से 4% अपनी जीडीपी की। एंड इन्होंने एक चीज कंसिस्टेंटली की थी, कहीं ना कहीं फर्म्स ने कैंपस को फंडिंग की थी और जिससे रिसर्च प्रमोट हुई। कहते हैं इंडिया की बात की जाए तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वन ऑफ ग्रांट के थ्रू आज तक आपके प्राइवेट सेक्टर ने फंड किया यूनिवर्सिटीज को। एंड कहीं ना कहीं इससे प्रॉब्लम ये रहती है कि गुड रिसर्चर्स आप रिटेन नहीं कर पाते हो, अच्छी लैब्स नहीं बिल्ड कर पाते हो एंड प्लान नहीं कर पाते हो मल्टीपल ईयर्स के लिए। एक प्रॉब्लम ये है कि कुछ सिलेक्टिव आपके इंस्टीट्यूशन है, मद्रास का हो गया आईआईटी, या कुछ मुंबई का हो गया, दिल्ली का हो गया, या आईसेक बेंगलुरु हो गया। कहते हैं इनकी अच्छी खासी पार्टनरशिप है इंडस्ट्रीज के साथ, बट ज्यादातर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर कोई डेडिकेटेड ऑफिस नहीं है जो इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, आईपी सपोर्ट या एक्सपोजर के बारे में बात करता हो। कहते हैं यहाँ पे आपकी फ्रेगमेंटेड पॉलिसी रहती है, जहां पर कहीं ना कहीं अनकोऑर्डिनेटेड स्कीम्स देखने को मिलती है। जो आपकी इंडस्ट्रीज की फंडिंग है वो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ बहुत कम करती है, बट कुछ सिलेक्टिव सेक्टर्स में ऑपरेट करते हैं, चिप्स होगी, बैटरीज होगी, बायोटेक, डिफेंस, स्पेस, क्लाइमेट, ऐसी टेक्नोलॉजी की अगर आप बात करें तो इनमें बहुत ज्यादा आपको फंडिंग नहीं देखने को मिलती कोई, क्योंकि कोई क्लियर फ्रेमवर्क नहीं है। अब इंसेंटिव भी नहीं है यहाँ पर यूनिवर्सिटीज के पास, क्योंकि प्रमोशन एंड रिकॉग्निशन आपको मिलती है पब्लिकेशंस के ऊपर, टीचिंग आवर्स के ऊपर, आपके पेटेंट्स के ऊपर नहीं मिलती, प्रोटोटाइप के ऊपर, स्टार्टअप के ऊपर नहीं मिलती है। तो इस वजह से उनका फोकस नहीं है वहां पे। एंड कहीं ना कहीं वो मार्केट से आपका डिस्कनेक्ट भी यहाँ पे आपको साफ देखने को मिल जाता है। अब कहते हैं कि भाई जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो बहुत ज्यादा इस चीज को लेके सीरियस भी नहीं है, वो फोकस करते हैं मेनली अपनी टीचिंग के ऊपर, रिसर्च के ऊपर नहीं। एंड कहीं ना कहीं विदाउट इंसेंटिव एंड कैपेसिटी बिल्डिंग हम यहाँ पे पोटेंशियल रिसर्च को प्रमोट नहीं कर सकते। तो कहते हैं इंडिया के अंदर आपको कंटिन्यूटी की कमी तो देखने को मिलती है और पैसे की भी। तो हमें स्टेबल प्रिडिक्टेबल लिंकेजेस को क्रिएट करना होगा। ज्यादा फोकस अप्लाइड चीजों के ऊपर है, इंडस्ट्रियल ड्रिवन रिसर्च के ऊपर, बट हमें कुछ बेसिक साइंस के भी ऊपर फोकस करना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स, मैथ्स, बेसिक बायोलॉजी। अब इनके साथ साथ हम बाकी चीजों के ऊपर भी यहाँ पे रिफॉर्म करके फोकस करें। गवर्नेंस के अंदर रिफॉर्म करने की जरूरत है। आप हायरिंग के टाइम पे लाइक ऑटोनॉमी दीजिए, आप प्रोक्योरमेंट, आईपी लाइसेंसिंग, कोलैबोरेशन, इन सब के लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को थोड़ा फ्री हैंड दीजिए। मोर ओवर रीजनल एंड स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है, वो एक कंसर्न है, बट कहीं ना कहीं आप एलीट इंस्टीट्यूशंस के अलावा बाकी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं, जिससे ओवरऑल इंडिया का जो रिसर्च कल्चर है उसको हम बेटर कर सकते हैं। दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे याद रखनी थी। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। कल मिलते हैं एक नए डिस्कशन के साथ। धन्यवाद।